हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCQ असाइनमेंट 5। इसमें मैं कुछ एक समान वृत्तीय गति, केपलर के नियम और गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड 18 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही 10 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्यरत अभिकेंद्र बल होगा। देखिए, वस्तु पर कार्यरत जो अभिकेंद्र बल होता है mv²/r, जहाँ पर m वस्तु का द्रव्यमान है, v उसका चाल है और r उसकी कक्षा की त्रिज्या है। तो वैल्यूज़ आप पुट कीजिए। m जो है वो 10 है, v 7 है और r जो है वो 5 है। तो इस तरह से आंसर आपको मिलता है 98 न्यूटन। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, π/2 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से 7 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहे पिंड की चाल क्या होगी। तो जब वस्तु कोणीय वेग हो उसमें ओमेगा और उसकी त्रिज्या r हो, तो उसका जो रेखीय चाल होता है v, वो होता है ओमेगा r। वैल्यूज़ आप पुट कर दें। ओमेगा कितना है, π/2 यानी 22/7/2 और इंटू r कितना है 7, तो आपको आंसर मिल जाता है 11 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें क्या करना है, बस फॉर्मूला यूज़ करना है, v = ओमेगा r और जो पाई है उसका मान 22/7 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य उपस्थित होता है ग्रहों की कक्षाओं की केंद्र पर, परिधि पर, फोकस पर, दीर्घ अक्ष पर। तो केपलर के प्रथम नियम के अनुसार, जिसे कक्षाओं का नियम कहते हैं, जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और जो सूर्य होता है वो दीर्घ वृत्त के एक फोकस पर स्थित होता है। किसी भी दीर्घ वृत्त का 2 फोकस होता है, उसमें से एक फोकस पर सूर्य उपस्थित होता है। ये ग्रह है, दीर्घ वृत्तीय कक्षा है, उसके फोकस पर सूर्य उपस्थित होता है। तो कौन सा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 4 है, अपनी कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह का नियत रहता है क्या, कोणीय संवेग। तो जैसा कि मैंने मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उस पर कोई टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा होता, इसलिए उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। उसका वेग भी बदलता है, जब ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, उसका गति, अब वेग बदल रहा है तो गतिज ऊर्जा भी ऑफकोर्स बदलेगी और स्थितिज ऊर्जा भी बदलता है, लेकिन कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। केपलर का तृतीय नियम है, तो जैसा कि मैंने बताया था, T और R पावर है 2 और 3। इसको वर्ड्स में लिख लीजिए, TWO2 THREE। तो T तो इसमें भी है और इसमें भी है, R किस में है, 3 में, राइट। इसलिए 3 किसके ऊपर होगा, R के ऊपर, और 2 किसके ऊपर हो जाएगा, फिर इसके ऊपर T² समानुपाती R3। तो आपको R के साथ ही जाना है। R जो है वो 3 में होता है, इसलिए R के ऊपर पावर 3, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। यही है केपलर का तृतीय नियम। क्योंकि आप T³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R² से कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये आपको तरीका बताया है याद रखने का। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह बिंदु जहां कोई ग्रह सूर्य से सबसे दूर होता है कहलाती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब दीर्घवृत्तीय कक्षा में ग्रह घूमती है तो हर जगह उसकी सूर्य से दूरी बदलते रहती है। यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रह की सूर्य से दूरी सबसे कम है, इसको उपसौर कहते हैं, और जहाँ पर ग्रह की सूर्य से दूरी सबसे ज़्यादा होती है उस बिंदु को अपसौर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। 7 है, जी का मान जो कि है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। इसका मान ज्ञात किया था, पहला ही ऑप्शन न्यूटन दिया हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है। इसका मान हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। न्यूटन ने सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और बताया कि यहाँ पर एक कांस्टेंट जी है, लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप जैसे जैसे गहराई पे जाते हैं जी का मान कम होता जाता है, राइट। तो ये भी मैंने बताया था कि आप एक खोखले गोले के अंदर जाएंगे तो उस खोखले गोले के द्रव्यमान द्वारा आप पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो जब आप यहाँ पर हैं तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान आपके ऊपर है वो आप पे बल नहीं लगाएगा।
तो सपोज आप केंद्र पे पहुंच गए, तो जब आप केंद्र पे पहुंच गए तो पृथ्वी का जो भी द्रव्यमान है सब आपके ऊपर है, तो आपके ऊपर जो भी द्रव्यमान है वो आप पे बल नहीं लगाएगा, तो सारा द्रव्यमान आपके ऊपर चला गया, तो पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान आप पे बल नहीं लगा रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी बहुत सारे कणों से मिलकर बनी है, कुछ कण आप पे इधर से बल लगा रहे हैं, कुछ कण उसके विपरीत दिशा से बल लगा रहे हैं, इस प्रकार सभी बल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और आप पे कोई बल नहीं लगता है, फलस्वरूप आप में कोई त्वरण भी नहीं है। इसलिए केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हो जाता है 0 और इसलिए किसी वस्तु को लेकर आप केंद्र में जाएंगे तो उसका भार हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी वस्तु को पृथ्वी के निकट ले जाने से उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो जब आप वस्तु को पृथ्वी से दूर ले जाते हैं तो उसके लिए आपको बल लगाना पड़ता है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ बल लगाना पड़ता है और आप उस पर बल ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, वस्तु भी ऊपर की तरफ जा रहा है, आप पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं और वो बदल जा रहा है स्थितिज ऊर्जा में। तो जब आप वस्तु को पृथ्वी से ऊपर ले जा रहे हैं यानी कि पृथ्वी से दूर ले जा रहे हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा को आप बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब आप वस्तु को, मान लीजिए बहुत भारी वस्तु है, ठीक है, और एकदम नाजुक है, शीशे की बनी हुई है, तो आपको अगर उसको नीचे रखना हो तो आप कैसे रखेंगे? बहुत सावधानी से रखेंगे। और मान लीजिए कोई वस्तु है जो बहुत भारी भी है और बहुत नाजुक भी है, तो उसको आपको बहुत धीरे धीरे रखना पड़ेगा और उसमें आपको बहुत ताकत भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ताकत नहीं लगाएंगे, ऐसे ही रख देंगे, तब तो वो टूट जाएगी, राइट। तो आप बल किधर की तरफ लगाएंगे? ऊपर की तरफ लगाएंगे। लेकिन वस्तु को रखना तो नीचे है, वस्तु धीरे धीरे क्या कर रही है? नीचे जा रही है। आप बल लगा रहे हैं ऊपर की तरफ और वस्तु में विस्थापन हो रहा है नीचे की तरफ। तो जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तो कार्य होता है नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप वस्तु को नीचे ले जा रहे हैं तो आप उस पर ऋणात्मक कार्य कर रहे हैं, नेगेटिव कार्य कर रहे हैं, इसलिए उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होते जा रही है। यानी कि जब वस्तु को पृथ्वी के नज़दीक ले जा रहे हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है। नज़दीक ले जाने से, वस्तु को नज़दीक ले जाने से उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी से ऊंचाई पर ले जाने से वस्तु का भार बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु का भार होता है mg और जब वस्तु को आप ऊपर ले जाते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो g का मान कम होता है, g का मान कम होता है, इसलिए ऊपर ले जाने पर वस्तु का भार जो कि mg है वो भी कम होते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर g का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या बदलता है? तो g का मान जो है पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। स्मॉल g का एक्सप्रेशन होता है कैपिटल G पृथ्वी का द्रव्यमान बाई r स्क्वायर। r जितना ज़्यादा होगा g उतना कम होगा। और पृथ्वी का शेप होता है कुछ ऐसा, यहाँ केंद्र है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये चिपटी है, चिपटी होने के कारण यहाँ पर r का मान कम है और यहाँ बीच में भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त के पास, इक्वेटर के पास r का मान ज़्यादा होता है। तो r का मान ज़्यादा होने से यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास g का मान कम होता है और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ध्रुव पर। तो जब आप विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो g का मान क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ते जाएगा क्योंकि r कम हो रही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 12 है, पृथ्वी पर पृथ्वी पर पलायन चाल का मान है। तो पलायन चाल होता क्या है? वो न्यूनतम वेग जिससे अगर किसी वस्तु को फेंकें वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से मुक्त हो जाए, बाहर चली जाए और लौट के वापस नहीं आए, उस न्यूनतम वेग को पलायन चाल कहते हैं। कहीं पलायन वेग भी लिखा रहता है, चूंकि यहाँ कोई फिक्स्ड दिशा नहीं है इसलिए चाल कहना ज़्यादा सही रहेगा। ये कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ध्यान दीजिए ये किलोमीटर प्रति सेकेंड है, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर, ये बहुत ज़्यादा चाल है। तो इतनी चाल से अगर वस्तु को फेंके तो वो वापस नहीं आएगी, यानी कि कम से कम इतनी चाल से तो फेंकना ही पड़ेगा, इसी को कहते हैं पलायन चाल। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी ग्रह के सिकुड़ने से उस पर पलायन चाल का मान बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, बदलता है। देखिए पलायन चाल का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है √2gm/r। ध्यान दीजिए g कांस्टेंट है, ग्रह का द्रव्यमान कांस्टेंट है, लेकिन जब वो सिकुड़ रही है तो क्या बदल रहा है? उसका त्रिज्या जो है वो, उसकी त्रिज्या कम हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती संबंध है क्योंकि v ऊपर है और r क्या है? नीचे है। तो इसका मतलब ये होगा कि r के घटने से ग्रह सिकुड़ रहा है तो उसकी त्रिज्या घट रही है, त्रिज्या के घटने से पलायन चाल vc का मान बढ़ेगा। तो ग्रह जितना सिकुड़ेगी उस पर पलायन चाल का मान उतना ही बढ़ेगा।
यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी स्पेस स्टेशन में 70 kg के व्यक्ति का भार क्या होगा? तो स्पेस स्टेशन होता क्या है? एक सैटेलाइट जैसा ही होता है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। साइंटिस्ट उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं स्पेस स्टेशन। तो स्पेस स्टेशन बेसिकली एक सैटेलाइट ही होता है, राइट। तो सैटेलाइट के अंदर जब आप जाते हैं तो आपका भार आपको शून्य महसूस होता है, आप वहाँ पे भारहीन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, राइट। तो उसमें एक त्वरण है जो कि g के बराबर है, क्योंकि जो वस्तु वृत्तीय कक्षा में गति कर रही होती है उसमें एक अभिकेंद्र त्वरण होता है। तो सैटेलाइट में g त्वरण है, राइट। और आपका जो त्वरण है यानी आपका जो भार होता है ना, अगर आप किसी ऐसी वस्तु के अंदर हैं जो वस्तु ही त्वरित है तो उसके अंदर आपका आभासी द्रव्यमान हो जाता है आपका वास्तविक द्रव्यमान इंटू g प्लस माइनस a बाय आपका ये क्या है? g है, g का वास्तविक मान है, राइट। ओके, तो ये g है आपका गुरुत्वीय त्वरण और a क्या है? जिस वस्तु के अंदर आप हैं उसका त्वरण। और जब वस्तु इधर की तरफ, नीचे की तरफ गति कर रही हो, पृथ्वी के केंद्र की ओर गति कर रही हो, तो ये हो जाता है प्लस, नहीं माइनस हो जाता है। और पृथ्वी के केंद्र से विपरीत दिशा में जा रही हो, ऊपर की तरफ जा रही हो, तो प्लस हो जाता है। तो सैटेलाइट का त्वरण किधर है? आप सैटेलाइट के अंदर हैं और सैटेलाइट का त्वरण पृथ्वी के केंद्र की ओर है, यहाँ पृथ्वी है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? माइनस साइन होगा। और सैटेलाइट का त्वरण कितना है? g है, क्योंकि सैटेलाइट खुद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन है, इसलिए इसका त्वरण भी कितना होगा? g होगा। तो इस प्रकार से देखिए कितना हो रहा है, g माइनस जी 0 हो जा रहा है, तो आपका आभासी द्रव्यमान या आभासी भार जो भी है वो 0 होगा, शून्य होगा। सैटेलाइट के अंदर या किसी स्पेस स्टेशन के अंदर आप भारहीनता की स्थिति अनुभव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, तुल्यकाली ग्रह उपयोग किया जाता है। देखिए, तुल्यकाली उपग्रह या भू स्थिर उपग्रह वो उपग्रह होते हैं जिनका परिक्रमण काल 24 घंटा होता है। जिस स्पीड से पृथ्वी घूम रही है उसी स्पीड से सैटेलाइट भी घूम रहा है, दोनों का आवर्तकाल सेम है। तो क्या लगेगा कि आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपके साथ साथ ही सैटेलाइट भी घूम रहा है, आपको लगेगा कि सैटेलाइट एक ही जगह पर है, जबकि वास्तव में वो पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है। ऐसे उपग्रहों को भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। इनका उपयोग कम्युनिकेशन में होता है, ब्रॉडकास्टिंग में होता है, यानी कि प्रसारण में। जो लाइव टेलीकास्ट आप देखते हैं ना, वो भू स्थिर उपग्रहों द्वारा ही किया जाता है। इनका जो आवर्तकाल होता है वो होता है 24 घंटा। और ये भी याद रखिए कि ये जो भू स्थिर उपग्रह हैं वो पृथ्वी की सतह से 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इतनी ऊंचाई पर आप उसका ऑर्बिट सेट करेंगे तभी वो एक तुल्यकाली उपग्रह बनेगा, तभी उसका आवर्तकाल 24 घंटा होगा, अदरवाइज नहीं। नीचे आएंगे तो उसका आवर्तकाल कम होते जाएगा और ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो उसका आवर्तकाल बढ़ता जाएगा। नाउ कुछ उपग्रह हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि वो स्थिर न रहें बल्कि जल्दी जल्दी पृथ्वी का चक्कर लगाते रहें, क्योंकि उनका काम सिग्नल को ब्रॉडकास्ट नहीं है, बल्कि कुछ सैटेलाइट है जिनको हम यूज़ करते हैं मैपिंग के लिए। मैप बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसको चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ घूमना होगा, मैप बनाना है, या फिर सर्वेक्षण करना है, सर्वे करना है, या फिर वेदर रिपोर्ट तैयार करना है। तो ऐसे सैटेलाइट को कहते हैं ध्रुवीय सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह। तो इनका आवर्तकाल लगभग 100 मिनट होता है, राइट। तो ध्रुवीय उपग्रह का आवर्तकाल होता है लगभग 100 मिनट। क्वेश्चन नंबर 17 है, 4.9 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर की त्वरण से नीचे की ओर गतिशील लिफ्ट के अंदर 60 kg के व्यक्ति का आभासी द्रव्यमान क्या होगा? तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि आभासी द्रव्यमान या आभासी भार जो भी हो, m डैश इज इक्वल टू वास्तविक द्रव्यमान इंटू g प्लस माइनस a बाई g। तो ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि नीचे अगर लिफ्ट है या कोई दूसरी वस्तु है जिसके अंदर आप हैं, तो उस वस्तु का त्वरण अगर नीचे की तरफ है तो ये होगा माइनस साइन यहाँ होगा, और वो वस्तु ऊपर की तरफ त्वरित है तो प्लस साइन लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो लिफ्ट है वो नीचे की ओर गतिशील है, यानी माइनस साइन लगेगा। अब वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि 9.8 पुट करना है। वास्तविक द्रव्यमान है 60, g 9.8 होता है, और माइनस त्वरण कितना है लिफ्ट का? 4.9 है, नीचे भी 9.8। तो क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करके 60 इंटू 4.9 आएगा यहाँ माइनस करके,
बाई 9.8, 2 बार में कट गया, ये आ गया 30 kg। तो इस व्यक्ति का जो आभासी द्रव्यमान लिफ्ट के अंदर हो जाएगा 30 kg। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी सैटेलाइट द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? देखिए, सैटेलाइट अगर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करती तो उस कार्य करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होता। तो क्या एनर्जी के लिए हम लोग सैटेलाइट में बैटरी डालकर भेजते हैं? क्योंकि सैटेलाइट जब आप एक बार छोड़ दिए तो वो वापस नहीं आता। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि एनर्जी उसको नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एनर्जी चाहिए होती तो हम लोग इतनी एनर्जी लाएंगे कहाँ से कि सैटेलाइट हमेशा के लिए घूमता रहे पृथ्वी के चारों तरफ। इसको आप फिजिक्स के मदद से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, गुरुत्वाकर्षण किधर लग रहा है? पृथ्वी की तरफ लग रहा है, केंद्र की तरफ, और सैटेलाइट की जो गति है वो किधर है? टेंजेंट की तरफ है। तो विस्थापन टेंजेंट की तरफ और बल केंद्र की तरफ, तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री बन। तो जब गति यानी कि विस्थापन और बल के बीच 90 डिग्री का कोण बने तो किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि सैटेलाइट गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कर रहा है, लेकिन वो कोई कार्य गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध नहीं कर रहा है, क्योंकि जो दिशा है वो 90 डिग्री की। इस पॉइंट पे भी यही होगा कि ये जो केंद्र से मिलाने वाली रेखा है उसके 90 डिग्री बनाते हुए टेंजेंट होगा। तो हर पॉइंट पे किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। इस प्रकार सैटेलाइट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता है। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 0। So that's all for this video. See you again.